बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम पढ़ रहे थे EMI AC, ठीक है। तो मैंने बेटा आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने बेटा AC सर्किट स्टार्ट किए थे और सबसे पहले मैंने आपको प्योर रेजिस्टिव सर्किट दिखाया। पहले मैंने कहा था कि हम इनको अलग अलग इंडिविजुअल एलिमेंट्स के हिसाब से स्टडी करेंगे, चाहे रेजिस्टर होगा, चाहे इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा, इनको हम अलग अलग AC सर्किट में रख के इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा स्टडी करेंगे, ठीक। उसके बाद इनका कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, तो ऐसे सर्किट्स में फिर कैसे डील करते हैं, ठीक है बेटा। तो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको दिखाया कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के साथ क्या करना है, कैसे डील करना है। हाँ, पिछले लेक्चर में बेटा लास्ट के कुछ 10 मिनट ऐसे थे जहां पे थोड़ी साउंड प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, तो उसमें मैंने बेटा फेजर डायग्राम जो था वो डिस्कस किया हुआ था। तो आज भी हमें फेजर डायग्राम यहां पे पढ़ना है आज के टॉपिक में। तो जब मैं इस टॉपिक में फेजर डायग्राम पे पहुंचूंगा, मैं पहले प्रीवियस लेक्चर का फेजर डायग्राम डिस्कस करूंगा, उसके बाद इस लेक्चर का दिखाऊंगा। वैसे अच्छा ही होगा, आपको समझ आएगा कि प्रीवियस का क्या था और आज का क्या था, आपको अच्छे से बेटा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा आज जो है, आज हम एक प्योर इंडक्टिव सर्किट स्टडी करेंगे। प्योर इंडक्टिव सर्किट यानी हम एक प्योर इंडक्टर यानी आइडियल इंडक्टर लाएंगे जिसका कोई और फीचर नहीं होगा, जिसका रेजिस्टेंस नहीं होगा। ऑल्दो आपको पता है हर किसी इंडक्टर के साथ रेजिस्टेंस एसोसिएटेड होती है, जिस भी तार से वो बना है उसकी रेजिस्टेंस होती है बेटा, ठीक है। लेकिन हम एक आइडियल इंडक्टर लेंगे और आइडियल इंडक्टर को एक एसी सर्किट में रखेंगे और देखेंगे कि उसका बिहेवियर क्या होगा, वो किस तरीके से बेटा बिहेव करेगा, ठीक है। तो आज हम ले रहे हैं प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट। मकसद वही है, हम यहां पे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ डालेंगे और देखेंगे सर्किट के अंदर बेटा करंट जो है उसका वेवफॉर्म कैसा होगा, करंट की जो शेप है, करंट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट यहां पे मैं बना रहा हूं। तो मान लीजिए मेरे पास एक इंडक्टर है, ये बेटा इंडक्टर की सिंबल है, ठीक है। इस इंडक्टर को मैं एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ यहां पे जोड़ता हूं। ये जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है इसका ईएमएफ जो है दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी ये यहां पे कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सब कुछ आपको पता है बेटा, ठीक है। तो ये इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और इस इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है वो एल है, वो हमारे कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंस यहां पे दिखाएगी। अब अगर हम यहां पे करंट देखेंगे इस सर्किट में, हमें यही देखना है कि करंट कैसी हो। अगर ईएमएफ ऐसा है, इंडक्टर है, इंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिस तरीके से वो एग्जिबिट करेगा अपना कैरेक्टरिस्टिक, अकॉर्डिंगली सर्किट के अंदर करंट जो है वो अपना शेप ले लेगी, ठीक है। अब जो प्रीवियस लेक्चर आपने देखा वहां पे मैंने बताया रेजिस्टर था, तो मैंने बताया भाई इसके अंदर जो करंट दैट विल बी गिवन बाय ओम्स लॉ, बड़ा आसान था, I इज इक्वल टू E बाय R, ठीक है। लेकिन यहां पे बेटा ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ये इंडक्टर इसकी अपनी प्रॉपर्टीज है। जैसे रेजिस्टर जो होता है वो करंट को अपोज करता है, करंट को अपोज करता है, लेकिन इंडक्टर जो होता है बेटा ये करंट के चेंज होने को अपोज करता है। अगर आप करंट को इंक्रीज करोगे अपोज करेगा, डिक्रीज करोगे बेटा अपोज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप करंट कांस्टेंट रखते हैं जैसे कि डीसी में होती है, ठीक है, अगर आप बेटा करंट को कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट करंट के टाइम पे बेटा ये कोई ऑपोजिशन नहीं देता है, ये एक सिंपल कनेक्शन का काम करता है, कोई भी दखल इसका नहीं होता है। हाँ, इंक्रीज और डिक्रीज के टाइम पे। अब आपको पता है एसी में करंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज, कांस्टेंसी का तो कोई नाम नहीं है। इसका मतलब ये है बेटा कि यहां पे अगर हम इंडक्टर एसी सर्किट में रखेंगे, इसका तो फिर बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि करंट तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है और ये चेंजिंग करंट को रेस्पॉन्ड करता है बेटा, ठीक है। तो आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार होने वाला है। देखेंगे कि अगर मैंने ईएमएफ ऐसा डाला तो करंट कैसी आएगी। अगर प्रीवियस टॉपिक के साथ कंपेयर करेंगे, ईएमएफ था ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, करंट आई आई नॉट साइन ओमेगा टी, बराबर आइडेंटिकल बिहेवियर दोनों का था, दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे थे, एक साथ डिक्रीज हो रहे थे, जिस पे मैंने बोला कि करंट और ईएमएफ जो है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में शाबाश क्या होती है, वो वहां पे इन फेज होती है। लेकिन आज हम देखेंगे क्या यहां पे भी इन फेज होंगी कि यहां पे कुछ फर्क होगी बेटा, ठीक है। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहां पे जैसे कि मैंने कहा ओम्स लॉ तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो जो भी लॉ इस इंडक्टर के ऊपर एप्लीकेबल है वो हम कर सकते हैं। हमें पता है बेटा इंडक्टर जब भी चेंजिंग करंट के साथ एसोसिएटेड होता है, इसके अंदर एक बैक ईएमएफ डेवलप होता है, ठीक है। और वो बैक ईएमएफ मैंने आपको बताया था दैट इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, बहुत फेमस है, हमने पढ़ा भी था बेटा।
बैक ईएमएफ जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। दिस इज द ईएमएफ डेवलपर। चलो मैं इसी के ऊपर लिखता हूं, मैं वहां पे क्यों लिखूंगा, तो यहां पे ही लिखूंगा मैं इसके नीचे। सो वेन एवर देयर विल बी चेंजिंग करंट, सो इट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी, दिस इज द वोल्टेज बेटा, ठीक है। सो बेसिकली इस सर्किट के अंदर हम दो वोल्टेजेस के साथ डील करेंगे, एक अप्लाइड वोल्टेज, दूसरा जो इसके अंदर बेटा इंड्यूस होगा जिसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल बेटा दिस मच, ठीक है। अब अगर इस सर्किट में दो बैटरीज है तो हम यहां पे किरचॉफ लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं। किरचॉफ लॉ आपने बेटा पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, वहां पे आपने देखा होगा किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। करंट लॉ को छोड़ दीजिए, वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ बोलता है किसी भी सर्किट में जितनी भी बैटरीज होंगी ना उनका सम जो है वो हमेशा किसके बराबर होगा बेटा, जीरो के बराबर होगा। तो मेरे सर्किट में यहां पे दो बैटरीज लग रही है एपरेंटली, मैं नहीं बोल रहा हूं ये बैटरी, ये इंडक्टर है, लेकिन इसका बिहेवियर बैटरी जैसा होगा क्योंकि आप करंट को चेंज कर रहे हैं और करंट को चेंज करने से इसके अंदर डेफिनेटली बैक ईएमएफ डेवलप होगा बेटा, ठीक है। सो आई हैव दिस सोर्स, या बैटरी नहीं बोल सकते हैं, दिस इज एन ईएमएफ सोर्स, ठीक है। एंड दिस इज अगेन एन ईएमएफ सोर्स यहां पे। तो सर्किट में दो यहां पे सोर्सेज है, ईएमएफ सोर्सेज है, इन दोनों का सम बेटा जीरो के बराबर होगा एज पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ठीक है, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेटा। तो जब मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ इस सर्किट पे अप्लाई करूंगा तो यहां पे बेटा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इस सोर्स का ईएमएफ है, प्लस करेंगे उसका दैट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, will be equal to zero. This is the applied voltage, this is the voltage developed across the inductor, these are the two sources, ठीक है। और इन दो का सम बेटा जीरो के बराबर होगा, ये किरचॉफ लॉ कहता है। अब जो यहां पे माइनस साइन है वो तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन इस इक्वेशन में माइनस साइन जो है इसकी सिग्निफिकेंस है कि ये दोनों ईएमएफ आपस में ऑपोजिशन में काम करेंगे, तब जाके तो सम जीरो पॉसिबल हो सकेगा, ठीक है। यानी यहां पे जितना वोल्टेज होगा उसका ऑपोजिट में यहां पे वोल्टेज होना चाहिए, तब जाके तो जीरो आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव हुए, दो पॉजिटिव चीजों का सम जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में माइनस की सिग्निफिकेंस, मैंने कुछ और नहीं बोला, सिंपल माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अब अगर आपके पास ये इक्वेशन है, हमें इसी इक्वेशन से बेटा करंट निकालनी होगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन से करंट कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। इसका मतलब ये है दैट ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, विल बी इक्वल, ये जब यहां जाएगा ये पॉजिटिव बनेगा, एल डी आई बाई डी टी, ठीक। तो अगर ऐसा हुआ बेटा एल डी आई बाई डी टी, तो यहां पे हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। मैंने इससे पहले भी बताया था, यहां पे कुछ वेरिएबल्स है, करंट यहां पे वेरिएबल है, टाइम यहां पे वेरिएबल है, तो हम यहां पे वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। यहां से ये कांस्टेंट है, टाइम यहां पे भी है, तो इस टाइम को यहां पे ले जाएंगे, एल को नीचे ले जाएंगे, सो ई नॉट डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। उसके बाद बेटा आएगा साइन ऑफ ओमेगा टी, मैंने इस एल को नीचे लाया, डी टी को मैं यहां पे ले जाऊंगा, एंड ऑन द राइट हैंड साइड इज बेटा डी आई, ठीक है। अब जब मैंने ये इक्वेशन ऐसे लिखी, इसी को बोलते हैं वेरिएबल्स को सेपरेट करना, एक साइड से करंट, एक साइड से टाइम। नाउ अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा मुझे करंट निकल आएगा डायरेक्टली, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो जब मैं बेटा दोनों साइड से इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। चले मैं इसको ऐसे रिवर्स भी कर लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट बाई एल, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा इंटीग्रेशन जो आएगा दैट इज बेटा आई इज इक्वल टू ई नॉट विच इज द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ जो कि कांस्टेंट होता है, डिवाइडेड बाय एल, इंडक्टेंस यहां पे कांस्टेंट है। अब है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, चलो एक स्टेप बढ़ाते हैं, कोई बात नहीं है, साइन ओमेगा टी डी टी। नाउ टेल यू व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन बेटा, इट्स माइनस कॉस, ठीक है। मैंने कहा था कि इस चैप्टर में हम इंटीग्रेशन बहुत इस्तेमाल करेंगे और बहुत आसान वाली इंटीग्रेशन इस्तेमाल होती है इस चैप्टर में, इतना तो कम से कम आना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन जो है दैट इज माइनस कॉस ओमेगा टी, जितना यहां पे लिखा है ना बेटा, ठीक है, इसको कॉस में कन्वर्ट करके यहां पे ऐसे लिखना होगा ओमेगा टी, लेकिन उसके बाद यहां पे डिवाइड में नीचे आपको वेरिएबल का कोफिशिएंट यानी ओमेगा लिखना पड़ेगा बेटा। तो ये बेटा इसकी इंटीग्रेशन आएगी,
ठीक है। तो जब मैंने इसकी यहां पे इंटीग्रेशन लिखी बेटा, दिस इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई एल इंटू ओमेगा, यहां पे आएगा बेटा माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस, चले मैं यहां पे एक स्टेप बढ़ाता हूं, माइनस कॉस ओमेगा टी, दिस इज आई, ठीक है। अब यहां पे है ना बेटा माइनस कॉस, देखिए बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारा ईएमएफ जो था दैट वाज ई नॉट साइन ओमेगा टी, आज भी बेटा वही है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो हमारी करंट आई ना वो आई बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो साइन और साइन दोनों में था, और आपने बता दिया ये आइडेंटिकल है, ठीक है, और आपने बता दिया इनमें कोई फेज नहीं है क्योंकि इसका भी साइन था, इसका भी साइन, दोनों का साइन था, ठीक। लेकिन ये डेफिनेटली रूल भी होता है न्यूमेरिकल्स में भी, अगर आपको फेज डिफरेंस देखना होता है दो वेव्स के बीच में, आपको उन दोनों को या तो साइन में रिप्रेजेंट करना है या तो दोनों को कॉस में रिप्रेजेंट करना है, तब जाके आप बता पाएंगे कि उनके अंदर जो आर्गुमेंट है उसके हिसाब से फिर फेज डिफरेंस कितना है। तो प्रीवियस लेक्चर में दोनों साइन थे, अंदर ओमेगा टी लिखा था, आपने बोला फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेम है, ठीक है। लेकिन आज जो है, आज यहां पे ईएमएफ जो है इसमें साइन ओमेगा टी है, लेकिन हमने जो आंसर अभी निकाला बेटा इसमें बेटा आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी। अब साइन का कॉस के साथ यहां पे कंपैरिजन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो मुझे किसी तरीके से ये कॉस वगैरह जो है इसको साइन में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी, ठीक है, जो आप याद भी रख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, लेकिन आपको फिर किसी और को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट डायरेक्टली रिमेंबर इट बेटा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा which implies बेटा करंट I is equal to E नॉट डिवाइडेड बाई एल ओमेगा, ठीक है। यहां पे ना cos ओमेगा टी माइनस cos ओमेगा टी, मैं इसके बदले लिख सकता हूं साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू मीन्स 90 डिग्री, पाई बाई टू रेडियंस 90 डिग्री, ठीक है। मैंने इसके बदले ये लिखा, इसके बदले, अब आप बोलेंगे सर ऐसा आपने कैसे लिखा बेटा, ठीक है, चलो मैं आपको एक्सप्लेनेशन यहीं पे दूंगा, दिस इज जस्ट द एक्सप्लेनेशन पार्ट, खाली आपको सेटिस्फाई करने के लिए बेटा। एक्सप्लेनेशन ये है, आपने बेटा फॉर्मूला पढ़ी होगी साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी की जो फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू साइन ए cos b माइनस cos a sin b, इज अ फॉर्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री बेटा, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जो मैंने यहां पे लिखा, सो इट इज साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू साइन ओमेगा टी ए, उसके बाद लिखना है cos ऑफ b यानी cos ऑफ पाई बाई टू माइनस cos ऑफ a साइन ऑफ बी, ठीक है। ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री की, मैं इससे डेरिवेशन से हट रहा हूं, ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जब मैंने इसको एक्सपैंड कर लिया बेटा, cos ऑफ 90 हो गया 0, ठीक है, माइनस साइन 90 हो गया 1, तो 0 से ये सारा खत्म हो जाएगा, ये तो 1 बनेगा, आपका आंसर निकलेगा माइनस कॉस ओमेगा टी। मैंने बेटा वही किया, मुझे यहां पे माइनस कॉस ओमेगा टी था, मैंने ये लिखा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका एक और तरीका था, कॉस को साइन में कन्वर्ट करते, कॉस यहां पे साइन 90 माइनस थीटा फिर माइनस अंदर, उससे अच्छा ये है, आपको वैसे किसी को एक्सप्लेनेशन दिखाना नहीं, यू कैन जस्ट डायरेक्टली राइट डाउन, ये कोई मसला ही नहीं है बेटा, ठीक है। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन पार्ट जो मैंने यहां पे इस्तेमाल किया, सो विल कीप इट लाइक दिस बेटा। ये पर्टिकुलरली उन बच्चों का है जिनका प्योर बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स नहीं है बेटा, तो मैंने इसके बदले ये लिखा, किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, इट्स लाइक दिस, एंड अल्टीमेटली योर करंट कम्स आउट टू बी, योर करंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू बेटा, चलो मैं यहां पे फिर से लिखता हूं, ई नॉट एल ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब बेटा ये कंपैरिजन के लिए अच्छी इक्वेशन है, कंपैरिजन के लिए दो चीजें इसमें पढ़ने लायक है, एक हो गया फेज डिफरेंस, ठीक है, और दूसरा हो गया यहां पे एल ओमेगा का फैक्टर है, दोनों चीजें पढ़नी है, एक एक करके दोनों पढ़ाऊंगा, ठीक है। विच इंप्लाइज आई कैन राइट करंट इज इक्वल बेटा
आई नॉट विच इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि करंट का वैल्यू जो है वो यहां पे इसके मजीद साइन पे डिपेंड करता है, और आपको पता है साइन का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगा, साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 होगा या उससे नीचे होगा, तो दैट मींस मैक्सिमम वैल्यू जो करंट का है वो इतना ही आएगा। सो आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 बेटा, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने यहां पे वेयर आई नॉट आई हैव रिटन इक्वल टू बेटा ई नॉट डिवाइडेड बाय एल ओमेगा। पहले हम यही वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर मैं यहां पे फेज का वाला पार्ट जो है वो डिस्कस कर लूंगा बेटा। तो मैंने यहां पे लिखा करंट का जो पीक वैल्यू होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय ईएमएफ का पीक वैल्यू, दैट इज ऑब्वियस, जितना ईएमएफ का पीक वैल्यू होगा उतना करंट का आएगा। लेकिन ईएमएफ को कांस्टेंट मान के, मतलब पीक वैल्यू को कांस्टेंट मान के कोई वेरिएशन नहीं देंगे हम इसके ऊपर। ये जो पीक वैल्यू करंट का है इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, यानी आपका जो इंडक्टर है उसका एल कितना है, और ये डिपेंड करता है बेटा ओमेगा पे, ये डिपेंड करता है किस पे बेटा, ओमेगा पे, ठीक है। अगर आप बेटा इसको रफली ओम्स लॉ के साथ कंपेयर करेंगे, ओम्स लॉ भी कहता है करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। मैं इसका नाम रेजिस्टेंस नहीं बोलना चाहता हूं, बट ये जो यहां पे डिनोमिनेटर में है ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है मैथमेटिकली, ठीक है। और ये वाला जो फैक्टर है बेटा, इस वाले फैक्टर को हम सिंपल देख सकते हैं कि यहां पे जो एल और ओमेगा का प्रोडक्ट है, अगर इनका प्रोडक्ट बेटा ज्यादा होगा तो करंट का पीक वैल्यू कम होगा। दैट मींस ये प्रोडक्ट जो है इट मेजर्स ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि अगर ये ज्यादा है करंट कम होगी, दैट मींस इसका वैल्यू ज्यादा होने का मतलब करंट को ज्यादा दिक्कत मिल रही है बेटा। अब ये जो यहां पे फैक्टर है, इस फैक्टर को, क्योंकि ये ऑपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ करंट, मैं इसको लिखूंगा यहां पे बेटा, दिस फैक्टर जो यहां पे है बेटा मेजर्स ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, और इस फैक्टर को हम लिखते हैं बेटा XL से, इस फैक्टर को, ठीक है, एल ओमेगा ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, इसको हम लिखते हैं एस XL से, कैपिटल X और L, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, इंडक्टिव, इसको बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। नाउ व्हाई वी कॉल इट बेटा रिएक्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस एक अलग मीनिंग है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट को अपोज करना, इंडक्टर करंट को अपोज नहीं करता, करंट के चेंज होने को अपोज करता है। और उसी वजह से अगर आप इसको प्रीवियस लेक्चर के साथ देखोगे, वहां पे जो पीक वैल्यू था बेटा, आई रिपीट, वहां पे जो पीक वैल्यू था दैट वाज इक्वल टू ई नॉट बाय आर, यानी आर डिसाइड करता था करंट कितनी आएगी, आर, सिंपल आर का वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहां पे एल, इंडक्टर का एल, और साथ में ओमेगा, एसी का ओमेगा, ये दोनों डिसाइड करते हैं करंट का वैल्यू कितना होगा। तो रेजिस्टेंस के टाइम पे इट वाज जस्ट आर, क्योंकि उसका मैकेनिज्म था करंट को रोकना, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकना, ठीक है। लेकिन यहां पे मैकेनिज्म कुछ और है, यहां पे करंट के चेंज होने को यहां पे रोका जाता है। तो इसीलिए यहां पे खाली एक पैरामीटर नहीं है इंडक्टेंस का, ठीक है, यहां पे इंडक्टेंस भी ओमेगा भी है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है इट मेजर्स ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बेटा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे देखूंगा, मैंने यहां पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखा ना बेटा, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू एल इंटू ओमेगा, या इट इज इक्वल टू एल 2 पाई न्यू। याद रहे, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है अगर वैल्यू ज्यादा होगा तो करंट बेटा कम आएगी, नाम से ही पता चलता है बेटा रिएक्टेंस, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर में जब कैपेसिटर, तो वहां पे आएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर कितनी ऑपोजिशन ऑफर करेगा। रेजिस्टेंस की जो, रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वी कॉल इट रेजिस्टेंस, लेकिन जो इनकी ऑपोजिशन है वी कॉल देम एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसके बाद आएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, लेकिन फिलहाल इंडक्टिव रिएक्टेंस बेटा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यहां पे एल के ऊपर डिपेंड करेगा और फ्रीक्वेंसी के ऊपर। चले मान लिया मैंने एल के ऊपर तो डिपेंड करेगा,
क्योंकि एल का वैल्यू ज्यादा होगा, बैक ईएमएफ ज्यादा होगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो एल के ऊपर, लेकिन ये इंडक्टिव रिएक्टेंस बेटा फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करती है और ये इसके ऊपर बेटा लीनियरली डिपेंड करती है। तो अगर मैं यहां पे एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूं जल्दी से समझाने के लिए, ये रहा इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये रही बेटा एसी की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ग्राफ विल बी अ लीनियर ग्राफ लाइक दिस। तो अगर फ्रीक्वेंसी जीरो, इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होगी, कोई ऑपोजिशन नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी यहां से बढ़ते जाएगी इंडक्टिव रिएक्टेंस बेटा बढ़ती जाएगी। यानी हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए रिएक्टेंस ज्यादा होगी, ऑपोजिशन ज्यादा होगी, लो फ्रीक्वेंसी के लिए ऑपोजिशन उतनी ज्यादा नहीं होती है। इसीलिए जो प्योर इंडक्टर होता है, ठीक है, इसको हम कभी कभी नाम बोलते हैं, इंडक्टर को हम कभी कभी नाम बोलते हैं लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर, वाई वी कॉल इट लो पास फिल्टर? क्योंकि लो फ्रीक्वेंसीज को ये चलने देता है आराम से। लेकिन अगर हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी, एक्सएल का वैल्यू बेटा बहुत आएगा, और एक्सएल का वैल्यू जब बहुत आएगा करंट का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। यानी हाई फ्रीक्वेंसी एसी को ये बहुत अपोज करता है, चलने नहीं देता है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी एसी को चलने देता है। दैट मींस अगर आपके पास बहुत सारे एसीज है ऑफ वेरिंग फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी वाली पास हो जाएंगी, हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो है वो बेटा यहां पे रुक जाएंगी, ठीक है। सो वी कॉल इट लो पास फिल्टर, यानी ये सारी फ्रीक्वेंसीज में से फिल्टर करके लो फ्रीक्वेंसी वालों को आगे भेजेगा, ठीक है। एक और एग्जॉटिक एग्जांपल बोलूंगा, यहां पे आपने देखा कि जीरो फ्रीक्वेंसी पे जीरो रिएक्टेंस होती है, ठीक है बेटा। आपका बहुत ही एक लॉजिकल क्वेश्चन होगा, सर क्या पॉसिबल है किसी एसी में जीरो फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है? ठीक है, मैं आपको बताता हूं, और इससे आपकी सोचने का बेटा डायमेंशन जो है वो चेंज हो जाएगा। डायमेंशन जो है, जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पे देखिए बेटा, अगर हम डीसी की बात करेंगे, ये बहुत ही स्पेशल केस है, बहुत ही स्पेशल केस है। फॉर डीसी, अगर मैं बेटा डीसी यानी डायरेक्ट करंट की बात करता हूं, बेटा डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी हमेशा जीरो होती है। आप बोलोगे सर कैसे? डायरेक्ट करंट का तो फ्रीक्वेंसी के साथ कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इसको कैसे जीरो बता रहे हैं? जीरो है, लेकिन कॉन्सेप्ट कैसे बता रहे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी तो थी जो पीरियोडिक। तो बेटा देखो, बड़ा लॉजिक है, लॉजिकल है। ये बेटा डीसी होती है, ये बेटा डीसी है, ये मान लीजिए करंट है बेटा, ठीक है। ये डीसी है स्ट्रेट, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट का मतलब स्टडी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। तो यहां पे 2 एंपियर का मान लीजिए वैल्यू है, सो इट विल रिमेन 2 और ये चलता रहेगा, और ये इंफिनिटी तक बेटा चलता रहेगा, अप टू इंफिनिटी तक ऐसे ही चलता रहेगा। अगर एक सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन बताऊंगा, जरा बेटा मुझे बताओ, 1 सेकंड में ये कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है? दिस इज मैथमेटिकल लॉजिक। 1 सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है? आपका आंसर, सर साइकिल तो है ही नहीं, तो कंप्लीट क्या करेगा? तो अगर साइकिल नहीं है, कंप्लीट क्या करेगा? तो इसका तो लॉजिकल आंसर आ गया, 1 सेकंड में कितने साइकिल कर रहा है कंप्लीट? कोई नहीं। 1 सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं? कोई नहीं, क्योंकि साइकिल तो है ही नहीं। अगर साइकिल होता तो टाइम आता, ठीक है। आप ये ऐसे भी बोल सकते हैं, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो मैंने बताया कि 1 सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट हो गए, कोई नहीं, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बेटा डीसी का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो बेटा इनफिनाइट होता है। कितने टाइम में, आप डीसी की तरफ देखेंगे, कितने टाइम में डीसी 1 साइकिल कंप्लीट करता है? कितने टाइम में डीसी 1 साइकिल कंप्लीट करता है? भाई वो तो साइकिल कंप्लीट करता ही नहीं है कभी, सो दैट इज व्हाट टाइम पीरियड इज इनफिनाइट। So when time period is infinite, frequency is 0, because you know that frequency is equal to 1/t. That's it. तो बेटा याद रखे, डीसी जो है वो भी एसी कही जा सकती है ऑफ जीरो फ्रीक्वेंसी, खत्म। डीसी कैन ऑल्सो बी कंसिडर टू बी एन एसी, ठीक है, ऑफ जीरो फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम बेटा डीसी की बात करेंगे, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0, तो डीसी के लिए जो आपका एक्सएल आएगा बेटा, एक्सएल आएगा, दैट इज एल 2 पाई न्यू के बदले यहां पे 0। दैट मींस डीसी के लिए कोई रिएक्टेंस नहीं होगी, और डीसी जो है विदाउट ऑपोजिशन इंडक्टर के थ्रू चलेगी। वही तो मैं आपको बताता था।
इंडक्टर का काम तब होता है जब करंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है। जब करंट कांस्टेंट होती है वो एक वायर का काम करेगा, वही मैंने बताया। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0, इंडक्टिव रिएक्टेंस 0, दैट मींस कोई भी ऑपोजिशन नहीं है, करंट आराम से चल सकती है विदाउट एनी ऑपोजिशन बेटा। तो याद रहे बेटा, जो ये इंडक्टर होता है उसको जब हम एसी सर्किट में रखते हैं तो वहां पे वो ऑपोजिशन देता है जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस ना खाली एल पे डिपेंड करता है, ये बेटा फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। यानी आपने इंडक्टर लाया, उसका वैल्यू कुछ है एल, ठीक है। अब ऑपोजिशन कितनी मिलेगी, वो खाली एल पे नहीं होगा, वो आप कौन सी फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप लो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे ये आराम से बैठेगा, आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे ये बहुत तंग करेगा। रेजिस्टिव सर्किट में ऐसा नहीं है, आप कोई भी फ्रीक्वेंसी चलाइए फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है करंट कम आएगी, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है करंट ज्यादा आएगी। लेकिन बेटा यहां पे फर्क पड़ता है फ्रीक्वेंसी की वजह से। अब जो मैंने ये इंट्रोड्यूस किया ना बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर हम देखेंगे, इसको अगर हम बेटा कंपेयर करते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से, इसका यूनिट भी ओम ही होना चाहिए, ठीक है। इट्स यूनिट शुड बी ओम, ऐसा यूनिट ओम, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सएल इज ओम, ठीक है। हाँ बिहेवियर वाइज ये डिफरेंट है, बट यहां पे ऐसा यूनिट डिमांड हो रहा है। यहां पे अगर एम्पियर है, ये वोल्ट है, तो ये ओम ही होना चाहिए। तो जस्ट लाइक रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट भी बेटा ओम होता है, याद रखिएगा बेटा, ठीक है। तो मैंने आपको यहां पे इसका एक एस्पेक्ट दिखाया, वो करंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी वो वाला एस्पेक्ट दिखाया मैंने। करंट डिपेंड करती है इन दो के प्रोडक्ट पे, और इन दो के प्रोडक्ट को हम बेटा ऑपोजिशन बोलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस। ऐसा यूनिट इसका भी ओम होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस को मैंने यहां पे थोड़ा एनालाइज किया, इट वाज एल ओमेगा, इट वाज लाइक दिस। तो ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश की कि इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे चेंज होता है। लो फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सएल कम होता है, यानी करंट अच्छी खासी चलेगी। हाई फ्रीक्वेंसी ब्लॉक हो जाएगी बेटा, ये चलने नहीं देता है। हाई फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 300, जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे ना उतना ब्लॉकेड बढ़ेगा, जितना फ्रीक्वेंसी कम करोगे उतना ही अच्छे से चलेगा। और उसके बाद मैंने आपको डीसी का यहां पे केस बताया, तो डीसी के लिए बिल्कुल जरा भी इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होगी। हाँ हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए बड़ा ब्लॉकेड खड़ा करेगा ये। अगर आपने बहुत हाई फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की, एक्सएल का वैल्यू बेटा इन्फिनाइट बन जाएगा, वो उसको चलने ही नहीं देगा, एकदम से कट कर लेगा उसको, ठीक है। लेकिन डीसी के लिए कोई ऑपोजिशन नहीं है। तो ये था एक यहां पे फैक्टर, ये वाला फैक्टर मैंने आपको पहले दिखाया। अब मैं आपको बड़ा फेज डिफरेंस वाला फैक्टर, आज तो विजिबली आपको लगेगा हाँ फेज है। ईएमएफ था ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट जो इट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहां पे माइनस पाई बाई 2 की वजह से डिफरेंस तो डेफिनेटली आएगा बेटा। बाकी सेम है ओमेगा टी, ठीक है सेम है, और वहां पे खाली पाई बाई 2 की यहां पे फर्क पड़ेगी। तो अब मैं बेटा यहां पे फेज रिलेशनशिप पे आपको बताता हूं। फेज रिलेशनशिप, फेज रिलेशन बिटवीन ई एंड आई, ठीक है। जैसे कि आपको पता है इस सर्किट में हमने ई जो रखा था दैट वाज ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का वैल्यू हमें निकल के कितना आ गया, शाबाश, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। हर किसी एलिमेंट पे, एलिमेंट का मतलब है रेजिस्टर होगा, इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा, हर किसी एलिमेंट पे बेटा अपने तरीके का लॉ अप्लाई होता है। यहां पे बैक ईएमएफ वाला अप्लाई हो गया, रेजिस्टर के टाइम पे ओम्स लॉ अप्लाई होगा, कैपेसिटर का भी अपना कोई लॉ होगा, ठीक है। सो यहां पे करंट विल बी इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अगर कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, यहां पे फेज का, तो यहां पे माइनस पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस आएगा। ऑल्दो मैं आपको बहुत ही एलिमेंट्री तरीके से दिखाऊंगा, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली यहां पे ग्राफिक प्लॉट करना है, उसके बाद फेजर डायग्राम। लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए अगर हम देखेंगे बेटा एट टी इक्वल टू 0,
एट टी इक्वल टू 0, ईएमएफ का वैल्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल, टी का वैल्यू 0 देना है ना, तो साइन ऑफ 0 यहां पे 0 बनेगा, सो ईएमएफ विल बी इक्वल टू 0, सो एट टी इक्वल टू 0 ईएमएफ इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर मैं करंट की बात करूंगा, करंट विल बी इक्वल टू बेटा आई नॉट, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा इंटू 0, ठीक है, माइनस पाई बाई 2। तो यहां पे t तो 0 दिया, जिससे ये सारा टर्म 0 बनेगा, लेकिन आपके पास अभी भी माइनस पाई बाई 2 बचा हुआ है, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2, माइनस 90 की अगर हम बात करेंगे, बिकॉज दिस इज बेटा 90, साइन ऑफ माइनस 90 इज माइनस 1, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू बेटा आई नॉट माइनस 1, एंड योर आंसर इज इक्वल टू बेटा माइनस आई नॉट। नाउ दिस इज ए प्रॉब्लम। प्रीवियस लेक्चर के साथ अगर कंपेयर करेंगे, वहां पे जब t 0 था तब करंट का वैल्यू भी बेटा ईएमएफ और करंट दोनों का वैल्यू 0 था, लेकिन यहां पे जब t 0 है तो ये डिफरेंट वैल्यू दिखा रहा है। एक और चीज दिखाऊंगा, कोई बात नहीं है, अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि बाद में ये जो है ये वाला पार्ट आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन खाली आपको समझा रहा हूं। चलिए, एट t इक्वल टू t/4, आपको पता है ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, E विल बी इक्वल, अब आपको जबान याद हुआ होगा, वो तो E नॉट बनेगा, ऐसे बनेगा E नॉट साइन ऑफ ओमेगा के बदले आएगा 2 पाई बाई टी, और यहां पे बेटा t/4, ठीक है, तो यहां पे टी कैंसिल, यहां पे पाई बाई 2 बनेगा, 1 आएगा, सो इट विल बी इक्वल बेटा E नॉट। वो आपको पहले से ही पता था, मैं खाली आपको थोड़ा प्रैक्टिस करा रहा हूं, पर्टिकुलरली कीपिंग इन माइंड जो आपके पास प्योर मेडिकल बच्चे हैं उनके लिए बेटा। अब अगर करंट देखूंगा मैं, करंट दैट इज बेटा आई नॉट, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, टी का वैल्यू हमें t/4 देना है, माइनस पाई बाई 2 बेटा, तो टी कैंसिल हो जाएगा, 2 1s 2 2, so it is pi by 2 minus pi by 2, that is 0, so it is equal to बेटा I naught sin 0, that's 0। अब जब EMF इस टाइम पे मैक्सिमम पहुंच गया है, करंट 0 बन गई है। इसी तरीके से अगर मैं चलता रहता हूं, ठीक है, मैं यहां पे ग्राफ बेटा प्लॉट कर सकता हूं, एंड द ग्राफ विल लुक लाइक दिस बेटा। दोनों के लिए कॉमन है, सो दिस इज 0, t/4, t/2, थ्री t/4 t। ठीक है, सो एज फार एज बेटा ईएमएफ इज कंसर्न, तो ईएमएफ का ग्राफ 0 के टाइम पे 0, t/4 पे बेटा मैक्सिमम, फिर यहां पे वापस आएगा, फिर यहां पे ऐसे आएगा, एंड देन बेटा यहां पे आएगा। सो ईएमएफ का ग्राफ फेमिलियर है, ये हमने पहले ही देखा हुआ था, ठीक है, दिस इज द ईएमएफ। नाउ एज फार एज द करंट इज कंसर्न, तो बेटा ध्यान से देखो, मैंने एक दो पॉइंट तो दिखाया आपको। At time t equal to 0, current is having negative maximum value, minus I0. So minus I0 के बाद t/4 पे it is 0, इतना याद रखे। So time t equal to 0 पे करंट का वैल्यू जो है वो यहां पे आएगा minus I0। At time t/4 current is having a 0 value, आपको नहीं जाना ऊपर, ये यहां पे 0 आएगा। At time t/2 जब हम ऐसे ही चलेंगे, करंट का वैल्यू यहां पहुंचेगा। At time 3t/2 करंट का वैल्यू वापस यहां पहुंचेगा, एंड at time t करंट का वैल्यू बेटा यहां पे होगा। ये दो पॉइंट तो दिखाए मैंने, बाकी हम ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ग्राफ जो बनेगा करंट का, तो जो प्रीवियस था प्योर रेजिस्टिव सर्किट बेटा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आपने देखा था कि अगर ये ईएमएफ था ऐसा, तो करंट का जो ग्राफ आया था वो भी ऐसा ही आया था। फर्क खाली इतना था कि एम्पलीट्यूड कम था, बाकी दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे थे, दोनों एक साथ डिक्रीज हो रहे हैं।
तो अकॉर्डिंगली सब कुछ एक जैसा हो रहा है, तो हमने बोला ये दोनों फेज में है। लेकिन आज आप यहां पे देखो, सी, चलो यहां पे बिहेवियर देखते हैं। ये बेटा है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये उसका ग्राफ है। जबकि ये जो येलो वाला है इट इज बेटा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहां पे बेटा इस जगह पे जब T/4 था, इसके बाद EMF जब डिक्रीज हो रहा है T/4 क्रॉस करने के बाद, यानी टाइम बढ़ रहा है, तो वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो रही है, जबकि करंट यहां पे इंक्रीज हो रही है। वोल्टेज ऑलरेडी पीक पे थी, उसके बाद डिक्रीज होने वाली है, करंट अब इंक्रीज हो रही है, करंट अब इंक्रीज हो रही है। तो जो जो काम EMF पहले कर रहा है, EMF पहले 0 पे था, तब करंट अभी नेगेटिव पीछे थी। अब जब यहां पे 0 से ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, अब यहां पे करंट 0 की तरफ आ रही है, उसके बाद पॉजिटिव की तरफ ये इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा लगता है कि करंट जो है ये EMF के पीछे पीछे चल रही है। जो काम EMF कर चुका होता है, करंट अब करती है। EMF ऑलरेडी पीक पे है, लेकिन करंट अभी 0 पे है। EMF पीक से नीचे की तरफ आ रहा है, करंट अब इंक्रीज हो रही है। सो वी से दैट इन दिस सर्किट करंट जो है वो EMF को लैग कर रही है, या EMF जो है वो करंट को शाबाश लीड कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। लैग हो गया पीछे रहना, करंट लैग हो रही है या EMF क्या हो रहा है बेटा, लीड हो रहा है। कितने फैक्टर से बेटा, ये जो फैक्टर आप देखोगे इनके आर्गुमेंट में, फैक्टर था बेटा π/2, क्योंकि हमेशा t इक्वल टू 0 π/2 ने फर्क यहां पे डाल दिया। टाइम कोई भी वैल्यू आप देंगे सेम, π/2 से हमें फर्क। तो यहां पे लीड और लैग कितने एंगल से हो रहा है बेटा, π/2 से। सो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ बेटा π/2। दैट मींस मैं यहां पे लिख सकता हूं इस ग्राफ को देखकर, इस ग्राफ को देखकर मैं लिख सकता हूं दैट इन प्योर inductive circuit current lags EMF by π/2 और EMF leads current by π/2 by a phase angle of π/2। तो इस सर्किट में जो फेज डिफरेंस है बेटा दैट इज π/2, π/2 का फर्क रहता है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे ये जो मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ आपको बेटा अच्छा खासा लगेगा, मतलब अभी भी आपको थोड़ा मजा ही आएगा, ऐसा वेव एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन जब सर्किट्स कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे ना, ऐसे ग्राफ्स प्लॉट करना इंपॉसिबल है। इसीलिए हमने बेटा फेजर डायग्राम टेक्निक सीखी। जो चीज आपको यहां से पता चली ना बेटा, जो भी चीज आपको यहां पता चली, इस चीज को हम फेजर डायग्राम से ज्यादा अच्छे इंटेलिजेंट तरीके से देख सकते हैं। आई रिपीट, जो आपको इस वेव से, ये इस वेव के ड्रॉ करने से पता चला ना, ठीक है, वही काम आपको किससे पता चलेगा, फेजर डायग्राम से, और इतना टेंशन भी नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला प्रीवियस लेक्चर में आपको लगा होगा, जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था फेजर, आपको लगा होगा ये क्या फेजर है क्या नहीं है, बट जब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, फेजर डायग्राम जो है इट विल कम टू ए रेस्क्यू सॉर्ट ऑफ, क्योंकि यहां पे जो वेव्स है हम इन वेव्स को नहीं झेल पाएंगे। आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल होगी, हम उसको फेजर डायग्राम पे ही सॉल्व करेंगे बेटा, और बहुत कन्वीनियंटली सॉल्व करेंगे। मैं इस डायग्राम में कुछ स्पेसिफिकेशन दिखा रहा हूं। दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दिस इज अगेन द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बट नेगेटिव, एंड दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट जो कि यहां पे है, और ये भी पीक वैल्यू है करंट का। सो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम बेटा, ठीक है। फर्क है, वेव्स आपस में मैच नहीं हो रही है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये इन फेज है,
ठीक है, इन फेज वैसी होती है, ये फर्क दिखा रही है, 90 का फर्क दिखा रही है। यहां पे ये पीक पे पहुंच चुका है, यहां पे 0 है, तो 0 और पी के हिसाब से अगर हम देखेंगे देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ बेटा π/2। तो अगर मैं अब आपको फेजर डायग्राम दिखाऊंगा, चले इसी चीज का फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कैसे? E इज इक्वल टू बेटा E नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू बेटा I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, तो फेजर डायग्राम कैसा डलेगा यहां पे? तो देखो बेटा साहब, सबसे पहले मैं यहां पे ईएमएफ का फेजर डायग्राम ड्रॉ करूंगा, एंड ईएमएफ जो है वो यहां पे ओमेगा टी एंगल बना रही है। आप देख सकते हैं बेटा ईएमएफ का जो आर्गुमेंट है वो ओमेगा, एंगल जो है वो ओमेगा टी है, जबकि करंट का जो एंगल है वो ओमेगा टी में से 90 पीछे रहना है। ओमेगा टी में से 90 पीछे रहने का क्या मतलब है? ओमेगा टी माइनस π/2। ओमेगा टी तो हम यहां पे पहुंच गए हैं, आपको माइनस यानी पीछे रहना है बाय एन एंगल ऑफ 90, तो हम पीछे जाएंगे बाय एन एंगल ऑफ 90। ठीक है, एंड दैट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ करंट फेजर लाइक दिस। 90 का फर्क है, ये यहां पे करंट फेजर है। ठीक है, ये ईएमएफ का फेजर है, ये बेटा करंट का फेजर है लाइक दिस, और ये दोनों हमेशा 90 के एंगल पे होंगे। और आपको पता है बेटा ये जो फेजर होते हैं घूमते रहते हैं, तो घूमते घूमते ये ऐसे आएंगे। आप देख सकते हैं बेटा ईएमएफ का जो फेजर है वो वाई एक्सिस पे आ चुका है बेटा। ठीक है, और करंट का फेजर ऐसा है, मींस ईएमएफ अपना मैक्सिमम वैल्यू ले चुका है, करंट इस टाइम पे 0 है। जब ये और घूमेंगे अब करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा और ईएमएफ का वैल्यू बेटा डिक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। सो यहां पे ये दो फेजर्स घूमेंगे लाइक दिस। जैसे यहां पे आप देखिए ईएमएफ जो है वो इस टाइम पे 0 है, ईएमएफ 0 है क्योंकि इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है बेटा। ठीक है, सो इट इज 0। इस टाइम पे करंट नेगेटिव I0 है, यानी नेगेटिव मैक्सिमम है। उसके बाद जब ये यहां पे पहुंचेगा ईएमएफ यहां पे 0 ना, ईएमएफ मैक्सिमम बनेगा, करंट यहां पे 0 बनेगी एंड सो ऑन। तो जब भी ये अपने वैल्यूज लेंगे ईएमएफ विल बी अहेड ऑफ करंट, ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा, करंट उस टाइम पे 0 होगी। उसके बाद जब ईएमएफ 0 बनेगा तब करंट जो है अपने मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से मैंने यहां पे आपको फेजर दिखाया। अब अगर आपको बेटा प्रीवियस लेक्चर का फेजर आपको समझ नहीं आया था ड्यू टू द टेक्निकल फॉल्ट बेटा, तो मैं प्रीवियस का यहां पे आपको बताता हूं। प्रीवियस के लिए अगर मैं यहां पे फेजर डायग्राम ड्रॉ करूंगा, तो ये रहा बेटा वोल्टेज फेजर। ठीक है, लेकिन आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में जब हमने क्या बोलते हैं इसको रिलेशनशिप देखी, दे वेर इन फेज, दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे थे, एक साथ डिक्रीज। तो यहां पे अगर मैं बेटा फेजर बनाता हूं करंट फेजर भी इसी के ऊपर लाई करेगा एंड दिस विल बी बेटा करंट फेजर। नाउ इन दिस सिचुएशन यू कैन सी ये दोनों फेजर ऐसे है। ठीक है, और दोनों एक साथ घूमेंगे, एक साथ मैक्सिमम होंगे, एक साथ डिक्रीज होंगे एंड this angle will be definitely omega t, क्योंकि दोनों का आर्गुमेंट ओमेगा टी था, E नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी। लेकिन आज जो आर्गुमेंट है ये बड़ा डिफरेंट है।
आज है ओमेगा टी, यहां पे ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो आज के टॉपिक में हम हरगिज नहीं बोलेंगे कि यहां पे ईएमएफ और करंट जो है दे आर इन फेज, नहीं। ईएमएफ और करंट जो है दे आर हैविंग ए फेज, हम ये नहीं बोल सकते हैं दे आर आउट ऑफ फेज, नो। ईएमएफ और करंट जो है दे आर हैविंग ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2। ये बेटा आपका एलआर सर्किट है। तो इतनी इंफॉर्मेशन लेके हम देखेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी कैपेसिटिव सर्किट, तो उसमें भी देखेंगे क्या लीड होता है, लैग होता है, ठीक है। उसके बाद इन तीनों को आपस में मिलाएंगे और देखेंगे लीड होगा, लैग होगा, क्या नहीं होगा। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। जिस बच्चे का लॉजिक बहुत स्ट्रांग होगा, मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होगा, उसको ये बहुत अच्छा लगेगा। वैसे आप सबका एक्सपेक्टेड है, आप सबका लॉजिक मैथमेटिक्स जो है वो बहुत अच्छा है। तो ये चैप्टर जो है ये सारा मैथमेटिकल चैप्टर है बेटा, ठीक है। एक हल्का सा रिवीजन पहले वो दिखना चाहिए। प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट था, एक इंडक्टर रखा एसी सर्किट में, ठीक है। एक एसी सोर्स दिया, काम क्या था, हमने वोल्टेज दिया इस वेव फॉर्म का, काम जानना था करंट का कैसा फॉर्म चलेगा। मैंने डायरेक्टली केवीएल अप्लाई किया, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज दोनों का सम 0 बनना चाहिए था। तो वो बना के थोड़ा सा वेरिएबल्स को सेपरेट करके मैंने इंटीग्रेट किया एंड अल्टीमेटली वी गॉट द इक्वेशन फॉर करंट। लेकिन जो करंट की इक्वेशन आई दैट केम आउट टू बी माइनस कॉस ओमेगा टी, क्योंकि कंपैरिजन करना था, फेज निकालना था, दोनों साइन यानी ई और आई दोनों साइन में होनी चाहिए, कॉस में होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसी कॉस को यहां पे साइन में कन्वर्ट किया और कैसे मैंने ये लिखा, इसका मैंने जस्टिफिकेशन ऐसा दिया। सो अल्टीमेटली हमने करंट को ऐसे लिखा बेटा। अब इसमें दो पार्ट्स पढ़ने लायक होते हैं, एक है ये वाला जो आपको बताता है करंट को कौन अपोज करेगा, दूसरा है फेज वाला। पहले मैंने ये वाला पार्ट उठाया, ठीक है। तो मैंने कहा यहां पे जो है डिनोमिनेटर में है एल ओमेगा, ये डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है ये डिनोट करता है कि करंट को कितनी ऑपोजिशन मिलेगी, ठीक है। और इसको हमने नाम रखा बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक। इस इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट जो होता है वो रेजिस्टेंस की तरह ओम होता है और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है दैट इज एल ओमेगा बेटा। सो एक्सएल इज इक्वल टू एल 2 पाई न्यू। और फिर मैंने बताया जो ऑपोजिशन होती है वो खाली एल पे डिपेंड नहीं करती, वो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है। तो इसका ग्राफ लीनियर आया और पता चला कि लो फ्रीक्वेंसी एसी अच्छे से पास हो सकती है, हाई फ्रीक्वेंसी एसी बहुत मुश्किल से पास होती है। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रखेंगे कंप्लीट ब्लॉक करेगा, ठीक है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। एंड देन बेटा डीसी के लिए मैंने आपको एक स्पेशल केस दिखाया, डीसी को तो ये टच भी नहीं करेगा बेटा, मींस इन अ सेंस कि ये इसके साथ कुछ नहीं कर सकता है। तो ये मैंने आपको इसका बिहेवियर दिखाया। उसके बाद बेटा फेज रिलेशनशिप दिखाने के लिए मैंने यहां पे ग्राफ प्लॉट किया, लेकिन अब हम ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे आगे आने वाले सर्किट्स में, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। इन ग्राफ्स के बदले यहां से हमें ग्राफ से यही पता चला दैट करंट एंड वोल्टेज हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 90, ठीक है। तो अब हम ये ग्राफ्स प्लॉट नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्टली फेजर डायग्राम्स ड्रॉ किया करेंगे। और फेजर डायग्राम जो है वो यहां पे इस तरीके की दिखेंगे, आप देख सकते हैं ईएमएफ आगे है, करंट पीछे है क्योंकि ये घूम रहे हैं यहां पे। सो ईएमएफ आगे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और करंट यहां पे पीछे है। मैंने ऐसे दिखाया था बेटा। तो जो भी वैल्यू ईएमएफ लेगा करंट 90 के बाद, फेज डिफरेंस के बाद वो वैल्यूज इख्तियार करेगा। कंपैरिजन के लिए मैंने प्रीवियस जो आपको प्योर रेजिस्टिव सर्किट दिखाया था वहां पे दोनों एक ही साथ मैक्सिमम वैल्यू भी लेते थे, मिनिमम वैल्यू भी लेते थे, तो दोनों के फेजर एक दूसरे के ऊपर आ गए। लेकिन आज यहां पे फेजर जो है वो ऐसा है और 90 डिग्री का फेज है। प्योर सर्किट्स के लिए फेज डिफरेंस जो होता है वो 0 तो दिखा प्रीवियस लेक्चर में, आज 90 है, नेक्स्ट टाइम भी देखेंगे 90 होगा। लेकिन फिर जब हम मिक्स करते हैं तो फेज बेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक। फिलहाल मैं आपको बेटा सर्किट्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जैसे ही मैं सर्किट आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद हमें खाली न्यूमेरिकल्स करने हैं सर्किट के ऊपर बेस्ड,
ठीक, तो फिलहाल आप इसको अच्छे से देखिए, प्योर कैपेसिटी भी करेंगे, फिर इनके ऊपर बेस्ड हम यहां पे क्वेश्चंस कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज।